लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एल्वियोलाई तक हम आ चुके थे। एल्वियोलाई में हमने देखा था। नाउ हम देखेंगे कि क्या क्या मैकेनिज़म्स है रेस्पिरेशन के। उसके पहले हम एक चीज़ समझेंगे, थोरैसिक चेम्बर जो है या थोरैसिक केज जो है वो याद रखना है। उसमें है वेंट्रली स्टर्नम और रिब्स दिखेंगे, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स दिखेंगे, लेटरली रिब्स दिखेंगे, लोअर साइड पे डायफ्राम होता है जो डोम शेप्ड होता है, और एंटेरियर देखेंगे और नेक एंड कैल्विकल दिखेंगे। ना यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि अब लंग्स हैं। नाउ इफ लंग्स में अगर मसल्स होते तो वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता था, तो जो प्रेशर जो वॉल्यूम चाहिए मेंटेन करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो खुद ही कर सकता था। बट अब क्या है कि लंग्स में कोई मसल्स नहीं होते, नो मसल्स, तो वो खुद नहीं कर सकता जो भी प्रोसेस करना है। एनसीईआरटी की लाइन दी है, एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग कैविटी। क्यों? क्योंकि लंग्स के पास खुद का मसल नहीं है। तो उस जगह जहाँ वो प्रेजेंट है, जिस जगह पे लंग्स प्रेजेंट है, वो जगह अगर कम या ज़्यादा हो जाए, वो डिक्रीज हो या उसमें चेंज आए, तो लंग्स में भी चेंज आएगा। वो भी या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या तो थोड़े कंप्रेस होंगे। तो लंग्स की जो एक्टिविटी होगी वो उस जगह पे डिपेंड करेगी जहाँ वो है। उस जगह में अगर कुछ चेंज होता है तो लंग्स में भी लंग्स काम करेंगे, लंग्स में भी कंप्रेशन या कंप्रेस होंगे या फिर वो ज़्यादा होंगे तो खिंचेंगे, या तो खिंचेंगे या तो कंप्रेस होंगे। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर पल्मोनरी प्रेशर। हम पल्मोनरी प्रेशर को डायरेक्टली अल्टर नहीं हो सकता। अब सेकेंडली दूसरी चीज़ क्या होती है, सपोज ये एक लंग है, तो इन्हेलेशन और एक्सपिरेशन होना है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अगर ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, इनहेल होगा। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा। इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन ऐसे होगा जब इन लंग्स में यहाँ प्रेशर जो है प्रेजेंट है, अगर ये कम हो गया, प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा, ये याद रखना। प्रेशर कम तो इनहेलेशन होगा, प्रेशर मोर तो क्या होगा, एक्सपिरेशन होगा। इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन होगा। अब इस पल्मोनरी, अब अगर हम देखें ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है और एक प्रेशर होता है प्लूरल कैविटी प्रेशर, वो यहाँ होता है, यहाँ उसको बोलेंगे इंट्राप्लूरल प्रेशर। यहाँ होगा ये प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर। यहाँ पे भी एक प्रेशर होता है। अब अगर ये प्रेशर, क्योंकि प्लूरल कैविटी पे प्रेजेंट है तो उसको इंट्राप्लूरल प्रेशर बोला है। नाउ अगर ये प्रेशर कम हो गया तो वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो लंग्स फट जाएंगे। इसीलिए बाय नेचर ये है कि ये प्रेशर जो है नेचर ने ही कम हो या ज़्यादा हो, बट एक एट द लेवल है जहाँ पे वो उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। बाय नेचर वो हमेशा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमेशा कितना रहेगा, 4 mmHg। इंट्राप्लूरल प्रेशर 4 mmHg बाय नेचर है, क्योंकि कम होगा तो वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो लंग्स फट जाएंगे। तो नेचर से ही उसको ये है, पावर है कि वो हमेशा इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, वो इतना ही रहेगा हमेशा, इंट्राप्लूरल प्रेशर। नाउ अब रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं, तो रेस्पिरेशन जो है वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा O2 CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अभी
समझाऊंगी मैं सब। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। अब यहाँ से समझिए, सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। मतलब ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला है। तो ब्रीदिंग मतलब क्या होगा, इन्हेलेशन होगा किसका, O2 रिच एयर का इन्हेलेशन, और एक्सहेलेशन होगा CO2 रिच एयर का। तो वो हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स O2 रिच एयर इनहेल एंड CO2 रिच एयर एक्सहेल होगा। इतना याद है। अब सपोज करो ना O2 रिच एयर एल्वियोलाई तक आ गई, ये एल्वियोलाई हमने देखी। अगर एटमॉस्फेयर से O2 रिच एयर यहाँ तक आ गई, अब इसको तो कहाँ तक पहुँचाना है, हमको टिश्यूज तक पहुँचाना है। तो उसके लिए वो यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ इसके थ्रू कहाँ कैसे जाएगी, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आएगी। पल्मोनरी आर्टरी आएगी, O2 रिच एयर आ चुकी है, मतलब ब्रीदिंग स्टार्ट हो चुका है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो O2 रिच एयर आई, फिर पल्मोनरी आर्टरी आई जो क्या लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है फ्रॉम हार्ट से। तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, CO2 यहाँ आएगा, यहाँ आके क्या होगा, CO2 यहाँ बाहर जाएगा, O2 यहाँ से अंदर आ जाएगा। कैसे होगा ये, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सेकेंड प्रोसेस हुई। डिफ्यूजन होगा, O2 यहाँ से अंदर आ जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये एरियोटा के थ्रू वो ब्लड लेके यहाँ से जाएगा और वो टिश्यूज को, सेल्स को देगा, और वहाँ से CO2 लेना पड़ेगा उसको, वो CO2 निकाल देगा और O2 लेके जाएगा। O2 लेके जाएगा, ये क्या हो गया, एरियोटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होने के बाद वो टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दे रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, और वहाँ से CO2 निकाल रहा है। मैंने बोला O2 देगा, CO2 निकालेगा, तो वो भी बाय डिफ्यूजन हो गया, बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन होने के बाद फिर वो जो टिश्यूज को ब्लड दिया, ऑक्सीजन दिया है, वो उसको यूटिलाइज करके उससे ATP क्रिएट करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ऐसे होगा प्रोसेस, पहले ब्रीदिंग होगी, CO2 निकलेगा, O2 पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, वहाँ से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, फिर टिश्यू उसको यूज करके एनर्जी जनरेट करेगी, ATP जनरेट करेगी। तो वही 5 स्टेप्स हैं, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्यों बोला है, क्योंकि ये है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एल्वियोलाई एंड बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट होगा फिर ब्लड में, देन अगेन डिफ्यूजन होगा टिश्यू और ब्लड के बीच में, और फिर यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट होगी। ये है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यू नोट दिस डाउन, फिर हम आगे देखते हैं। नाउ अगर हम चाहते हैं, इफ़ यू वांट ब्रीदिंग हो, तो क्या होगा, हमको क्या चाहिए कि जो प्रेशर है, अगर हम चाहते हैं कि इन्हेलेशन हो, तो हम क्या चाहेंगे कि प्रेशर कम हो और वॉल्यूम बढ़े, ऐसा चाहिए। मैंने पहले ही बताया इन्हेलेशन में। तो अगर इन्हेलेशन है, प्रेशर कम चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट लंग्स तो खुद काम नहीं करेंगे। तो मैंने बताया जिस जगह पे वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, तो वो है थोरैसिक चेम्बर रोल प्ले करेगा। अगर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ही लंग्स का प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, इन्हेलेशन मतलब हो सकेगा। कैसे होगा, अब समझिएगा। नाउ देयर इज अ डायफ्राम होता है एक, जो डोम शेप होता है। लंग्स हैं, इसके यहाँ डायफ्राम होता है। थोरैसिक चेम्बर के नीचे हमने देखा था ना, लोअर साइड पे डायफ्राम होता है, इसीलिए मैंने बताया था। अब इसमें डोम शेप डायफ्राम होता है। इसके अलावा और क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। रिब्स होते हैं, रिब्स जो होते हैं ये, अब रिब्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब रिब्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। रिब्स 2 टाइप के नहीं होते, रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। रिब्स को क्या बोलते हैं, कोस्टा बोलते हैं। रिब्स को कोस्टा बोलेंगे। तो इसके मसल्स को क्या बोलेंगे,
मसल्स इसमें जो प्रेजेंट है इंटरकोस्टल, समझ रहा है? रिब्स हैं, रिब्स में मसल्स प्रेजेंट है, रिब्स को कोस्टा बोलते हैं, तो मसल्स को बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो मसल्स हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दो टाइप के होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो ब्रीदिंग परफॉर्म होगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होगा। अब क्या होता है समझिए, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, व्हेन इंटरनल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब एक्सटर्नल मसल की बात कर रहे हैं। ये मसल्स जो है रिब्स में ऐसे दो टाइप की होंगी, एक एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऐसे। तो अब हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तब क्या होगा, स्टर्नम और रिब्स जो हैं वो बाहर आएंगे। वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टर्नम्स और रिब बाहर आएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, इनहेलेशन परफॉर्म होगा। समझ रहा है? और ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, डोम शेप, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये डोम शेप जनरली रहता है बट ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो रहा है, इंटरनल जब इनहेलेशन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और डोम शेप डायफ्राम जो है वो फ्लैट होगा, तभी प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इनहेलेशन होगा। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन, इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब इनहेलेशन होगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा, ये दोनों रिलैक्स कर जाएंगे। नॉर्मल इनहेलेशन में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नॉर्मल एक्सपिरेशन में दोनों रिलैक्स कर जाएंगे। ये मसल्स भी रिलैक्स करेंगे और डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स करेगा, तो एक्सपिरेशन परफॉर्म होगा। अगर जब व्हेन वी हैव टू मोर एक्सपायर फोर्सफुली, जब हमको फोर्सफुली नॉर्मल से ज्यादा एक्सपिरेशन करना है, तब कौन रोल प्ले करेगा, तब इनके साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम के साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इसके नीचे एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमको फोर्सफुली एक्सपिरेशन करना है, चारों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है तब चार मसल्स इन्वॉल्व हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हैं। एक्सपिरेशन करना है तो हम क्या करते हैं, ये रिलैक्स स्टेज में होते हैं, है ना, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिलैक्स होते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो ये दोनों रिलैक्स करेंगे ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों रिलैक्स करेंगे और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा एंड एक्सपिरेशन होगा। ऐसे परफॉर्म होता है। अब ये हम क्या बोलेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन प्रोसेस कैसा है, एक्टिव है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिलैक्स कर रहे हैं तो प्रोसेस पैसिव है। तो इस चार्ट में वो ही लिखा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन होगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम कैसा होगा, दोनों में बढ़ेगा। नॉर्मल एक्सपिरेशन में ये ही दोनों रिलैक्स करेंगे, वॉल्यूम कैसे होगा, कम होगा। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में वो दोनों तो रिलैक्स हैं, जो ये हैं जैसे नॉर्मल में है ये रिलैक्स हैं, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम कम होगा एंड अगेन फोर्सफुल एक्सपिरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो जनरली पूछी जाती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है
तब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है ये कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं? तो हमेशा याद रखना है कि डायफ्राम जो है वो ऐसे एंटेरियर पोस्टेरियर आएगा, इसका एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस बोलेंगे, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का डॉर्सोवेंट्रल होता है, डॉर्सोवेंट्रल। ये हमेशा याद रखना है, ये पूछा जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। सो डायफ्राम एंटेरियर पोस्टेरियर एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डॉर्सोवेंट्रल पे। यू नोट दिस डाउन, देन विल सी फर्दर। नाउ रेट ऑफ ब्रीदिंग की हम बात करेंगे, मतलब रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मली जो है हेल्दी मैन का रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मली एक हेल्दी मैन जो है जब वो रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेटरी रेट उसका कितना होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है, और हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट। तो अगर दोनों का रेशियो निकालें तो 4:1 आता है, मतलब हम 4 बार हमारा दिल धड़कता है तब 1 बार हम सांस लेते हैं, ऐसे होता है। तो इसीलिए जब कार्डियक अटैक होता है किसी पेशेंट पे, दिल धड़कना काम कर देना बंद कर जाता है, तो टीवी में देखा होगा ऐसे CPR देते हैं, तो वो जो देते हैं मतलब वो 4 बार हार्ट पे देते हैं, 1 बार लंग पे देते हैं, ऐसे वो प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर कि वो जो भी प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू बॉडी साइज। ऐसे क्यों बोला है? मतलब इसीलिए क्योंकि जितना छोटा होगा उतना रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। मतलब चूहा, छोटे से छोटा एनिमल जो देखोगे, जितनी बॉडी छोटी उतना रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ज़्यादा होता है। नाउ टेक्निकली हम बात करें तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो होता है, तो उसमें जनरली होता क्या है? नॉर्मली जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारा पेट जो है वो बाहर आना चाहिए, एक्सपिरेशन में वो अंदर जाता है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है कि इनहेलेशन में पेट, एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन वो बाहर जाएगा इंस्पिरेशन में, एंड एक्सपिरेशन में वो इनहेल करेंगे। क्योंकि हम देखें तो जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो पेट बाहर जाएगा, क्योंकि डायफ्राम जो है वो, डायफ्राम है ना फ्लैट, वो डोम शेप है, वो उसमें प्रोसेस हो रहा है, वो फ्लैट शेप हो रहा है, तो पेट अंदर जाएगा। जब इंस्पिरेशन करेंगे, जब इंस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा? एब्डोमेन बाहर आएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे? ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है जो हम जनरली करते हैं। एक्सपिरेशन में पेट अंदर होना चाहिए, इंस्पिरेशन में बाहर होना चाहिए, बट नॉर्मली हम सब लोग उल्टा ही ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए सब ब्लड प्रोसेस उल्टा, मोस्टली पीपल्स 90% पीपल्स ब्रीदिंग उल्टा करते हैं। तो जनरली ये याद रखना है कि एक्सपिरेशन में पेट अंदर जाना चाहिए, इनहेलेशन में पेट बाहर आना चाहिए। ओके, बट नॉर्मली सब उल्टा करते हैं, इसीलिए याददाश्त भी कमज़ोर होती है, ब्रेन पे असर होता है, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस ही उल्टा चल रहा है। तो ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। और थोरैसिक ब्रीदिंग कब बोलेंगे? इन प्रेगनेंसी, क्योंकि तब यहाँ तक पूरा यूट्रस ऊपर तक चढ़ के आता है, तो फिर थोरैसिक ब्रीदिंग होती है प्रेगनेंसी में। नॉर्मली एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलेंगे, प्रेगनेंसी में थोरैसिक ब्रीदिंग। नाउ लंग्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, लंग्स ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं, वॉल्यूम या प्रेशर जो है उनमें जो भी हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, कम ज़्यादा है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट आता है एक स्पायरोमीटर, और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री। इसको बोलेंगे स्पायरोमेट्री। इसमें क्या होता है? नाउ लेट्स सी। एक स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ऊपर मार्किंग होती है,
तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप सांस लो, हवा इनहेल करो, मतलब सांस लो उस इंस्ट्रूमेंट में, उसमें मार्किंग बनी हुई होती है, तो उससे पता चलता है कि उसने एयर कितनी ली है बिकॉज ऑफ दैट मार्किंग। तो मार्किंग से पता चलता है, कैसे पता चलता है? नॉर्मली 500 ml, अगर नॉर्मली लंग्स काम कर रहे हैं तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों में 500 ml ऑफ एयर वॉल्यूम जो है वो उसमें आएगा। 500 ml तक का वॉल्यूम जो है वो मेजर होता है। अगर 500 ml आता है नॉर्मल तो मतलब नॉर्मल है। अगर इससे कम आता है, 200 तक आता है या उससे भी कम आता है, मतलब लंग्स में क्या है, गड़बड़ है, नॉट वर्किंग, या तो पानी भर गया है या तो कोई इन्फेक्शन हुआ है। सो नॉर्मल में क्या होता है, मसल्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नॉर्मल जो होगा वो कितना है, 500 ml तक। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम TV इज इक्वल टू 500 ml। कब होगा ये, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो देखिए कि नॉर्मल इंस्पिरेशन मुझे लेना है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन किया, इनहेलेशन एक्सपिरेशन हुआ, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। ये जो पूरा है जो हमने अभी देखा ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब अगर मुझे नॉर्मल से ज़्यादा एयर ज़्यादा लेनी है तो ज़्यादा इंस्पिरेशन करना है तो उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो हो जाएगा IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या है, मुझे वो ज़्यादा लेनी है, मतलब कितनी लेनी है, मोर देन 500 लेनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, IRV जो है नॉर्मली ये कितनी होती है, 2500 to 3000 ml तक। मोर देन नॉर्मल अगर इंस्पिरेशन करना है, मोर देन नॉर्मल तो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। अब अगर छोड़ना है, छोड़ने के बाद भी कितनी ले सकती हूं मैं, मतलब मैंने नॉर्मल जो छोड़ी उसके बाद भी मैं कितनी ले सकती हूँ, ऐसे हो गया ना। ये नॉर्मल हमने छोड़ी, यहाँ से ये आ गई पूरी IRV, ये आ गई IRV। नॉर्मल छोड़ने के बाद भी मैं एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन ले सकती हूँ, वो टोटल जो है उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन कैपेसिटी, IC। TV हो गया IRV, देन आ गया IC, समझ रहा है, TV टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम एंड देन इंस्पिरेशन कैपेसिटी। फिर से एक टाइडल वॉल्यूम है बनाई थी, कितनी छोड़ सकती हूँ, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा छोड़नी है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर इसको नॉर्मल से ज़्यादा छोड़ना है, ये आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला, ये आ गया हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी कितनी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 1000 to 1100 ml। सेम वही आएगा, अगर नॉर्मल से ज़्यादा कितनी छोड़ी है वो देखना हो तो एक्सपिरेशन कैपेसिटी आ जाएगा आगे, EC एक्सपिरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा ये EC होगा। समझ में आ रहा है? अभी एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेशन कैपेसिटी ऐसे काउंट करेंगे, TV प्लस ERV। ओके। अब यहाँ पे और एक आएगी कि सपोज हमने ज़्यादा छोड़ दी, नॉर्मल से ज़्यादा छोड़ दी, बहुत ज़्यादा छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो एक चीज़ आती है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम RV। इसका मतलब क्या है, ये होती है 1200 ml। मतलब कितना भी लास्ट मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी इतना वॉल्यूम हमेशा उसमें रहता ही है ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो, तो रिमेनिंग इतनी रहती ही है हमेशा।
मतलब पूरा वो नहीं निकलेगा, वॉल्यूम पूरा नहीं जाएगा, इतना हमेशा उसमें रहेगा, इतना एयर रहेगा। तो वो हो गया, उसको बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ताकि लंग्स कोलैप्स ना हो। अब यहाँ पे हम देखें नॉर्मल एक्सपिरेशन तो इतना है यहाँ तक, इसके बाद ERV है, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो उसमें RV है ही ऑलरेडी। तो अगर उस नॉर्मल एक्सपिरेशन को छोड़ के हम अगर बात करें कि कितनी एयर बचती है, अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा छोड़ने वाला नहीं हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, तो क्या बचेगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे उसको, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ है तो क्या बचेगा? ERV प्लस RV, उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आ रहा है समझ में? इंटरनल कैपेसिटी, एक्सटर्नल कैपेसिटी एंड देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, 3 कैपेसिटीज हो गई। देन वॉल्यूम हो गए, टाइडल वॉल्यूम, इंटरनल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब वॉल्यूम हो गए। ओके, क्लियर है इतना? अब हम बात करेंगे कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है। पूरा छोड़ा और पूरा लिया तो लंग्स में कितना है? हम अगर बात करें कि पूरा लिया और पूरा छोड़ा, टोटल लंग कैपेसिटी, पूरा लिया, अब पूरा जब हम लेंगे, इनहेल कर रहे हैं, तो पहले तो टीवी आएगा, प्लस क्या आएगा? IRV, मैक्सिमम पूरा लिया है। पूरा छोड़ा है तो क्या आएगा? TV प्लस ERV। ओके, पूरा लिया पूरा छोड़ा वो तो एक ही है, सेम ही है, तो हम ये एक ही बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? TV प्लस IRV प्लस ERV। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी VC। अब ये सब कैपेसिटीज याद रखनी है अच्छे से, IC, EC, FRC, नाउ वाइटल कैपेसिटी। ओके, अब पूरा लिया पूरा छोड़ा तो लंग्स में कितना बचेगा? लंग्स में कितना है? अगर ऐसा मिला ना हो, पूरा लिया भी पूरा छोड़ा भी और लंग्स में भी कितना है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे? पूरा लिया पूरा छोड़ा तो VC हमारे पास है, प्लस लंग्स में कितना रहता है? RV, तो प्लस RV आएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर? तो ये सारा है कैपेसिटीज एंड ऑल। नाउ अब कौन सी भी एयर जो कभी एक्सचेंज नहीं होगी, वो कौन सी रहेगी? जो कभी एक्सचेंज नहीं होगी वो RV हमेशा रहेगी, ये हमेशा उतना ही रहेगा, है ना? तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। ये हो गया कंडक्टिंग पार्ट। और जो एयर इनहेल एक्सेल हो रही है, मतलब जो एल्वियोलाई में है एयर, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलर एयर। एक हो गया कंडक्टिंग एयर, कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा हो गया कंडक्टिंग पार्ट एंड दूसरा हो गया एल्वियोलर एयर, जिसमें होगी एल्वियोलाई। तो 2 पार्ट्स हैं, एल्वियोलाई है एंड कंडक्टिंग पार्ट है। समझ रहे हैं? एल्वियोलाई है और कंडक्टिंग पार्ट। दो पार्ट्स हैं। अब एल्वियोलाई में जो है वो उसमें रहती है, टोटल हम एक सांस में कितना लेते हैं? 500 ml रहते हैं, राइट? तो हमने देखा था एक सांस में हम 500 ml तक की ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एल्वियोलाई में जो होगी वो होती है 350 ml। 350 ml एल्वियोलाई में होती है, और बाकी की 150 ml जो होती है वो कहाँ होती है? कंडक्टिंग पार्ट में होती है। ऐसे एयर जो है वो डिवाइड होती है। मतलब एल्वियोलर एयर वॉल्यूम है वो कितना है? 70% है। जो एल्वियोलाई में रहेगा उसको बोलेंगे एल्वियोलर एयर वॉल्यूम। वो कितना है? 60%। 60 नहीं, आई थिंक 70, या तो वो होता है 70%। एंड कंडक्टिंग पार्ट में जो रहेगी एयर, उसको क्या बोलते हैं? डेड और एनाटॉमिकल स्पेस वॉल्यूम। क्या हो गया? कंडक्टिंग पार्ट, डेड और एनाटॉमिकल
स्पेस वॉल्यूम वो कितना होगा 30% तक होता है। 70% एंड 30%, 350 ml एंड 150 ml। तो 1 मिनट में कितनी एयर एक्सचेंज हो रही है वो हमको देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? 1 मिनट में कितनी एयर एक्सचेंज हो रही है, तो टाइडल वॉल्यूम इंटू RR। व्हाट इज RR? रेस्पिरेटरी रेट हमारा। सो 1 मिनट में कितनी एयर एक्सचेंज हो रही है? TV इंटू RR। तो कितना होगा? 350 इंटू RR। और 1 मिनट में डेड स्पेस में कितनी आ रही है, तो वो हो जाएगा, डेड स्पेस में कितनी आ रही है मतलब वो हो जाएगा 150 इंटू RR। समझ में आ रहा है? जितनी आ रही है जो ब्रीदिंग में हो रही है उसको 350 इंटू RR करेंगे, और जितनी डेड स्पेस में आ रही है उसको बोलेंगे 150 इंटू RR, ऐसे करेंगे। सो मिनिमम वेंटिलेशन जो होगा TV इंटू RR, मिनिमम वेंटिलेशन कितना होता है? नॉर्मली हम देखें तो TV इंटू RR करें तो पूरे की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मिनिमम वेंटिलेशन यहाँ लिखते हैं, मिनिमम वेंटिलेशन मतलब TV इंटू RR वाला वो कितना होगा? 6000 के आसपास होगा, 6000 ml के आसपास मिनिमम वेंटिलेशन। हाँ, 6000 ml मतलब TV, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और RR तीनों मिला के हम पूरे की बात कर रहे हैं, तो वो होगा कितना? अब अगर हम बात करें पूरा 6000 ml होगा ना, अगर हम बात करें ओनली एल्वियोलार वेंटिलेशन की, तो एल्वियोलार वेंटिलेशन, ओनली एल्वियोलार वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं अब हम, इसकी जो 70% है, ओनली एल्वियोलार वेंटिलेशन की बात करें तो कैसे आएगा? इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसका 350 मतलब TV जो है, TV में से ये टोटल TV हो गया ना, दोनों मिला के 500, तो TV माइनस डेड और एनाटॉमिकल स्पेस वॉल्यूम इंटू RR। समझ रहे हैं? TV माइनस डेड और एनाटॉमिकल वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट RR। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम वेंटिलेशन एंड एल्वियोलार वेंटिलेशन। यहाँ पे ब्रीदिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सचेंज कैसे होता है वो देखेंगे।